गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है? मिस किया, इतने दिन मिस किया, खूब बोल रहे थे सर आराम कर लो, इतने वीडियो मत डालो मत डालो, तो कर लिया आराम। वैसे एक बात बता देता हूँ, बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है, इसलिए बहुत हो गया आराम। अब डालेंगे फटाफट बहुत सारे वीडियोस, सरफेस केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन थियरी, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, सर होमोजीनियस कैटलिस्ट की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सवाल आप लोगों से कि क्या हमें होमोजीनियस कैटलिस्ट की भी कोई थ्योरी पढ़नी चाहिए? तो जवाब है ना 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 ना। क्यों? होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के जैसा ही होता है, मतलब जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की होती है वही फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की भी होगी। तो काहे का एड्सॉर्प्शन, आप समझ रहे हो? हमें तो क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि हमारा कैटलिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स को एडसॉर्ब कर रहा है और उसकी केमिकल रिएक्शन करवाने में मदद कर रहा है। तो यह पॉसिबल कब होगा? जब एड्सॉर्प्शन जो होगा, यानी जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड होगा और सॉलिड की सरफेस पर रिएक्टेंट्स आकर एडसॉर्ब होंगे। यही पॉसिबिलिटी होगी ना अगर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। तो काहे का एड्सॉर्प्शन? क्या एक गैस के ऊपर दूसरी गैस एडसॉर्ब होती है? नॉट पॉसिबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी सिर्फ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की हमारे कोर्स में है, क्योंकि हमें इसी को ठीक से पढ़ना है। बोलो ये बात समझ में आई? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। ओल्ड एड्सॉर्प्शन, ADSORPTION थ्योरी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मेरे प्यारे मेरे लाडले बच्चों, इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे बिना किसी परेशानी के। ओल्ड का मतलब गोल्ड, मतलब यही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस बात को सुनेंगे। ओल्ड लोग क्या बोलते थे? ओल्ड लोग मतलब ओल्ड थ्योरी क्या कहती थी कि आपका एक कैटलिस्ट होता है, लेट्स से दिस इज योर कैटलिस्ट, ठीक है। अब इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स आकर एडसॉर्ब होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है, कोई नई बात बताओ। ये बात तो हमको पता है कि सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा और एड्सॉर्प्शन की वजह से रिएक्टेंट की क्वांटिटी कैटलिस्ट की सरफेस पर बढ़ेगी। हाँ तो सर इसमें क्या नई बात है? इसमें यह बात है कि जरा चलो केमिकल काइनेटिक्स पे। हमने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहती है कि जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करना चालू कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो वी विल राइट दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्टेंट्स हम इसको लिखेंगे, द रिएक्टेंट्स डिफ्यूज क्यों लिखा बेटा यहां पर मैंने? क्योंकि रिएक्टेंट हो सकता है गैस हो। डिफ्यूज ना लिखना हो तो आप अपना बेसिक वर्ड लिखो, एड्सॉर्ब। भाई ये तो हम पढ़ ही रहे। सो द रिएक्टेंट, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज catalyst are always solid, we have to consider catalyst as solid। एंड हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं मेरे लाडले बच्चों, रिएक्टेंट्स या तो गैस होंगे या तो सॉल्यूशन के अंदर होंगे, यानी इधर गैस और इधर लिक्विड। एक बात समझ लो, मैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा रहा हूं। हेटेरोजीनियस के अंदर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज
अलग अलग होना मांगता है अपन को। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। सो द रिएक्टेंट डिफ्यूज या एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भैया, कैटलिस्ट की सरफेस पर ये क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। एंड as the concentration of reactant and as the concentration of the reactant increases on the surface of catalyst, the reaction between reactants starts, इनके बीच में क्या होगी? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, और आपको क्या मिलने लगेगा? धीरे धीरे यहां पर प्रोडक्ट मिलने लगेगा। अच्छा, वी ऑल नो वन मोर थिंग, हमें एक बात और पता है कि सर जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एग्जैक्टली मेरे लाडले बच्चों, एब्जॉर्प्शन, ये जो एडजॉर्प्शन होता है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यू विल सी कि यहां से क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, और वी कैन से एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मींस एडजॉर्प्शन एक कैसी प्रोसेस है? एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हीट इवॉल्व होती है जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर बैठता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो क्या बढ़ने लगती है? सराउंडिंग में हीट, क्योंकि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अपनी सरफेस से क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हीट बाहर निकलती है। और अब ये हीट क्या करेगी? याद करो केमिकल काइनेटिक्स, आर्हेनियस ने क्या सिखाया था? दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होना शुरू होंगे वैसे वैसे हीट निकलेगी, और फिर ये हीट इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्जन के स्पीड को बढ़ा देगी। तो यहां पर हम एक और स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, दैट एज एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एज एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, the heat evolved increases the rate of the reaction। ये क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। सुपर्ब। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को ओल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ओवरऑल ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती थी कि एक सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर गैस या लिक्विड रिएक्टेंट्स आकर एब्जॉर्ब होंगे या उसकी सरफेस पर डिफ्यूज होंगे। इस वजह से क्या होगा? जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ेगी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाना। मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना चालू कर देंगे। और इसके अलावा एड्सॉर्प्शन हम लोग जानते हैं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहां पर टेम्परेचर भी निकल रहा है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है हीट के निकलने से। तो यहां पर क्या होगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट, जो आरेनियस ने सिखाया था। याद करो, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट पहले रिएक्ट करके या पहले कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर इंटरमीडिएट में से प्रोडक्ट टूट टूट के बाहर हो जाएगा और कैटलिस्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। 2 सेकंड बाद सिखाता हूं, पहले जरा इसको फटाफट छपाई अभियान पे लग जाओ, ना छापो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर
हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, एंड दैट कॉन्सेप्ट यानी अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, पहला कॉन्सेप्ट हमने पुराना वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा और अब अपन केमिकल काइनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यानी यहां पर केमिकल काइनेटिक्स आपको बोलता है कि हमेशा एक इंटरमीडिएट बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को आर्रेनियस की इक्वेशन और आर्रेनियस का कर्व याद हो, तो यहां पर हम लोगों ने प्लॉट किया था पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर हम लोगों ने प्लॉट किया था रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट्स। इतना अगर आप लोगों को याद हो तो वेरी गुड। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शन देखी थी कि लेट्स से यहां पर आपके रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट है R और ये रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, तो हम इसे कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप लोगों ने इसे एनर्जी दी 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 इस पॉइंट पर आकर आपने देखा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो गया और यहां पर आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और आप लोगों को सबको मालूम है कि रिएक्टेंट की जो ऑथेंटिक एनर्जी जो पहले रही थी, वहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी आप लोगों ने प्रोवाइड की है, इसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब आप लोगों ने यहां वाले पॉइंट को देखा था, तो आप सब लोगों को मालूम है यहां पर इंटरमीडिएट बनता था, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता था। याद करो, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखी थी, H2 रिएक्ट करता है I2 के साथ, तो पहले इंटरमीडिएट बनता है इस तरीके से HI HH HIII, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। और फिर इस इंटरमीडिएट के बाद, इस इंटरमीडिएट के ब्रेकडाउन के बाद HI प्लस HI का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें हमेशा बताता है कि अगर आप एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, अगर आप एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, तो कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट के साथ मिलकर रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट बनाता है और इस प्रोसेस में वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जब मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो अब शायद उसने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन से मैंने बनाया है, ये विद कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ करती थी, अब उसके मुकाबले अब इसे एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। आप देखिए यहां पर कितना क्लियर दिखाया है मैंने, इट इज वेरी क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, कैटलिस्ट ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। तो कैटलिस्ट का यहां पर क्या रोल है केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, दैट अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, मैं यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, द catalyst absorbs the reactants on its surface and decreases its activation energy। और क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट। हम लोग सब जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट तो बनना ही है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, आरएनएस के हिसाब से, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा और इस प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा एंड फाइनली गिव्स प्रोडक्ट एट अ फास्टर रेट। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों से पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं। याद करो, मैंने आप लोगों को नेगेटिव कैटलिस्ट भी सिखाए थे जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते थे। यहां पर हमारा उससे मतलब नहीं है, यहां पर हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं, हमारा यहां पर रेट से मतलब नहीं है, वो हम समझते हैं कैटलिस्ट बढ़ाता है कम करता है। यहां पर हमारा मतलब ये है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ यहां पर मिलकर एक इंटरमीडिएट बनाता है। मतलब यहां वाले इंटरमीडिएट में कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है, और उसके बाद कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बना देता है और खुद एज इट इज बाहर आ जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज होने के बाद एक इंटरमीडिएट बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो यहां वाले केस में आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट बनाएगा
एक इंटरमीडिएट बनाने के बाद प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा और कैटलिस्ट एज सच जिस अमाउंट में, जिस फॉर्म में आपने डाला है, एज सच वो बाहर हो जाएगा। तो ये थ्योरी कौन कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने सीखी थी। तो क्या इस थ्योरी के अंदर कोई प्रॉब्लम, क्या इस थ्योरी के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? इसको भी जरा फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको भी लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो क्या दो बातें हमें क्लियर हुई? क्या हमें ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्लियर हुई? ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती थी? रिएक्टेंट की सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होगा, उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। एक्सोथर्मिक होने की वजह से एनर्जी निकलेगी और उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये हम लोगों ने किसकी बात की थी? ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी की। और हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से भी देख लिया इंटरमीडिएट। अब इन दोनों को मिलाकर बनाई गई मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब गाइस सीधी सी बात है, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ओल्ड और इंटरमीडिएट कंसेप्ट का मिक्सचर है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली बात, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोलती है कि आपका जो कैटलिस्ट होता है, आपका जो कैटलिस्ट होता है, इस कैटलिस्ट की सरफेस पर एक्चुअली कुछ फ्री वैलेंसीज होती है। क्या बोला सबसे पहला पॉइंट? कि इन कैटलिस्ट की सरफेस पर, ये मैंने आपके सामने कैटलिस्ट बनाया है और इस कैटलिस्ट की सरफेस पर कुछ यहां पर ये कुछ फ्री वैलेंसीज होती है। नाउ व्हाई दिस फ्री वैलेंसीज आर देयर? ताकि ये रिएक्टेंट्स को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सके। तो लेट्स से यहां पर ए और बी नाम के कुछ रिएक्टेंट्स आए, तो रिएक्टेंट्स विल डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर ये रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी। इस तरीके से ये क्या हुआ? कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट्स डिफ्यूज होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट रिएक्टेंट्स गेट्स डिफ्यूज्ड एंड एड्सॉर्ब्ड। डिफ्यूज हो गए और क्या हो गए? एड्सॉर्ब हो गए ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कि जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, रिएक्टेंट्स अपने आप धीरे 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 रिएक्टेंट्स रिएक्शन करने लगेंगे। और क्योंकि ये एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो हीट इवॉल्व होगी, वो हीट का इस्तेमाल भी रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाने में। तो अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। यहां से हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। अब यहां पर आएगा इंटरमीडिएट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। इंटरमीडिएट थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब यहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो ओल्ड थ्योरी कहती थी कि यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, यहां पर अभी क्या होगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें रिएक्टेंट्स, इस तरीके से आप देखें, ये देखो मैं आपको यहां पर बना के बताता हूं, ये रिएक्टेंट्स आपस में इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बना लेंगे। रिएक्टेंट्स यहां पर आपस में एक इंटरमीडिएट बना लेंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ? रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ भी अटैच्ड है और रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी अटैच्ड है। तो यहां पर क्या बन गया? एक इंटरमीडिएट बन गया। तो अब यहां पर एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सब एक दूसरे से
अटैच्ड है। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये अटैचमेंट क्यों देखने को मिल रहा है? ये अटैचमेंट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व हो रही है, जिसकी मदद से रिएक्टेंट ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि एक कैटलिस्ट एक एड्सॉर्बेंट है और रिएक्टेंट एड्सॉर्बेट है, ये इसकी सरफेस पर फिजिकल फोर्सेस की वजह से अटैच हो गए थे। तो अब यहां पर एक इंटरमीडिएट बन गया। अब जैसे यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, आप खुद जानते हो कि ये एक्चुअली फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजिक्स ऑप्शन। तो यहां पर जो एनर्जी निकलेगी वो मैं मान सकता हूं कि 20 से 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होगी। लेकिन बच्चों, जैसे रिएक्टेंट के बीच में नया बॉन्ड बनता है, हम लोग सब जानते हैं व्हेनेवर अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एनर्जी निकलती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन मजबूत हुआ, जैसे ही रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन मजबूत हुआ, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही यहां पर आप लोगों को डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिसॉर्प्शन वाली प्रोसेस के अंदर आप देखोगे कि भाई रिएक्टेंट्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। तो अब रिएक्टेंट्स बोलेंगे कि हमें कैटलिस्ट की सरफेस पे रहने का कोई काम नहीं है, हम अब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले हम लोग रिएक्टेंट्स थे, अब हम लोग प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कैटलिस्ट की सरफेस को जैसे इनका नया बॉन्ड बनेगा, इनके नए बॉन्ड के बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इन्हें इस तरीके से अपने कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व कर देगी। क्या बात समझ में आ गई? तो डिसॉर्प्शन यहां पर क्यों होगा? डिसॉर्प्शन यहां पर क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बीच में ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड जो भी बनेगा, जैसे ही वो बॉन्ड बनेगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा, व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जब प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी इज रिलीज, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत सारी क्वांटिटी में एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। तो लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जैसे लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व हो जाएंगे। और जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व होंगे, आपको कैटलिस्ट जिस अमाउंट में, जिस हिसाब से रिएक्शन में जाता हुआ दिखा था, एग्जैक्टली वैसी पोजीशन में ये कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा। और कैटलिस्ट की जो फ्री वैलेंसीज है वो आपको वापस से कैसी दिखाई देगी? फ्री दिखाई देगी। फ्री क्यों दिखाई देगी? ताकि वो नए रिएक्टेंट्स को खुद से एड्सॉर्ब करे और ये प्रोसेस को आगे बढ़ाए। तो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी एक्चुअली क्या है? दोनों थ्योरीज का मिक्सचर है। इंटरमीडिएट थ्योरी का भी मिक्सचर है और ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी का भी मिक्सचर है। तो इस तरीके से मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ने एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट को बताया। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोलती है कि अगर कैटलिस्ट हमेशा कौन सी स्टेट में होना चाहिए? सॉलिड, और रिएक्टेंट्स यहां पर या तो गैस हो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में हो। यहां पर रिएक्टेंट का भी सॉलिड हो गया और कैटलिस्ट भी सॉलिड है, तो यहां तो होमोजीनियस आ जाएगा और सॉलिड पर सॉलिड की रिएक्शन कभी हो नहीं सकती। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कैटलिस्ट हमेशा सॉलिड होना चाहिए और रिएक्टेंट आपके इधर गैसियस मीडियम में होने चाहिए या सॉल्यूशन के अंदर होने चाहिए। तो क्या होगा मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के अंदर? पहले रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज होंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जिससे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट ने सिखाया था। एक्सोथर्मिक होने की वजह से एनर्जी निकलेगी, ओल्ड कॉन्सेप्ट ने सिखाया था। लेकिन ये एनर्जी का इस्तेमाल रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, पहले इंटरमीडिएट बनाने के लिए करेंगे। जैसे इंटरमीडिएट बनेगा, यानी जैसे ये कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट्स को अपने एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट तक पहुंचा देंगे। इंटरमीडिएट के अंदर होगा क्या? बेसिकली कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट achieves, या कैटलिस्ट helps to achieve the activation energy of the reactants। ये रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने में मदद करेगा एट अ फास्टर रेट, यानी कि जल्दी से जल्दी ये क्या करेगा? कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को उनके एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट तक पहुंचा देगा, यानी इंटरमीडिएट तक पहुंचा देगा। और इंटरमीडिएट बनने के बाद तो रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट की तरफ चले जाती है। तो जैसे ही ए बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एनर्जी निकलेगी और वो डिसॉर्प्शन करके कैटलिस्ट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे और कैटलिस्ट वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और नई प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाएगा।
क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो दिस इज मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, जरा इसको फटाफट से नोट करेंगे ताकि इसके पॉइंट्स अपन फटाफट से लिख सके। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। तो चलिए गाइस, अब अपने को यहां पर हमारे मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे फटाफट मेरे साथ में नोट करेंगे। देखो गाइस, अभी इसके जो नोट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन पे अगले 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को नोट्स डायरेक्टली वहां से लेना हो रेफरेंस के लिए तो आप ले लो, अदरवाइज आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। एज यू कैन सी, मैं यहां पर आप लोगों की मदद पूरी तरीके से कर रहा हूं। देखते हैं गाइस एड्सॉर्प्शन के मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या होता है। सबसे पहली बात, द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला पॉइंट सब लोग ध्यान से देखें, द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो आपके कैटलिस्ट की सरफेस होती है, हैव फ्री वैलेंसीज, हैव फ्री वैलेंसीज, हैव फ्री वैलेंसीज। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर कैटलिस्ट की सरफेस पर कुछ फ्री वैलेंसीज होती है, अनलाइक इट्स बल्क, अनलाइक इट्स बल्क, यानी कि बल्क का मतलब अंदर, यानी अगर आपने कैटलिस्ट लिया है तो कैटलिस्ट के सिर्फ सरफेस पर ही फ्री वैलेंसीज होगी, अंदर कोई फ्री वैलेंसी नहीं होगी। तो सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होने का मतलब क्या है, जो भी रिएक्टेंट आएंगे वो सिर्फ उसकी सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द रिएक्टेंट्स ईदर, कौन से फॉर्म में होंगे, ईदर गैस और लिक्विड, गेट्स diffused on the surface of catalyst, gets diffused on the surface of catalyst and are loosely held up by the free valencies। फ्री वैलेंसी से ये बिल्कुल लूजली हेल्ड अप कर जाएंगे, बिल्कुल लूजली अटैचमेंट होगा। क्यों? परमानेंट अटैचमेंट अगर हो गया, यानी केमिसॉर्प्शन अगर हो गया तो वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब फिर रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस को कभी छोड़ के जा ही नहीं पाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, दे आर लूजली हेल्ड अप बाय द फ्री वैलेंसीज बाय वेरी वीक केमिकल कॉम्बिनेशंस, बाय वेरी वीक केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर यह बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है इस पॉइंट के साथ कि लूज या वीक केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, क्या यहां तक सेकंड पॉइंट के अंदर कोई डाउट? ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चले। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जैसे ही रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज हो गए, लूजली हेल्ड हो गए फ्री वैलेंसीज के ऊपर, क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन of reactant increases, the concentration of reactant increases and the exothermic process start, and the exothermic process starts, that is heat is evolved, that helps to form एन इंटरमीडिएट। एक क्या बन जाएगा यहां पर, पहले एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। आप लोगों ने देखा ही था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पर एक डायग्राम बनाया था जिसमें कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट्स थे और रिएक्टेंट्स ने आपस में भी बॉन्डिंग कर ली थी। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट से भी जुड़ा है और रिएक्टेंट आपस में भी जुड़ा है, यानी यहां पर सब एक दूसरे से जुड़ गए। तो यहां पर क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट बनेगा उसके बाद क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, नाउ reactants forms a stronger, अब यहां पर क्या होगा, reactants क्या करेंगे, reactants will form a stronger bond between them, and forms product, अब reactants काय में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे धीरे धीरे, और जैसे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट्स डिसॉल्व्स मतलब डिसॉर्प्शन हो गया, कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे, तो प्रोडक्ट्स आर डिसॉल्व्ड फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, मेकिंग इट अवेलेबल
फॉर द नेक्स्ट बैच और रिएक्टेंट्स। यानी कि जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट तुरंत कैटलिस्ट को छोड़ के निकल जाएगा, पहली फुर्सत में निकल जाएगा, जय हिंद दोस्तों बोल के, और क्या होगा, कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज फिर से बन जाएगी ताकि वो अगली बैच को यानी कि अगले रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो आप लोग एग्जाम में अगर आता है तो थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखकर आ सकते हो। ये अपनी एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये अपनी भाषा में अपन ने लिखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसे रटने की कोशिश मत करो, स्पेशली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं इंग्लिश में भी किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखो मैंने अपनी भाषा में चीज लिखी है, तो जब मैं अपनी भाषा में कोई चीज लिखता हूं तो वो मुझे याद रहती है। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ किसी XYZ पर्सन ने एक स्टोरी लिखी है, उसको रट के आ जाओ लाइन बाय लाइन, आप नहीं रट पाओगे। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और फिर मैं आपको उसको बोलूंगा कि उसकी स्टोरी को लिखो, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपनी भाषा में मुझे बोलकर बता सकते हो कि सर वहां से ऐसा शुरू होता है, पिक्चर शुरू होती है, पिक्चर के अंदर सलमान खान आता है और शर्ट उतारता है, पहले बॉडी दिखाता है, फिर लोगों को मारता है, फिर लोगों को मारता है, फिर लोगों को मारता है, फिजिक्स की माँ बहन करता है और यहाँ पर पिक्चर खत्म हो जाती है। ऐसा होता है, आप अपनी भाषा में बोलोगे। लेकिन शायद मूवीज के एज इट इज डायलॉग्स आप नहीं लिख सकते, क्यों, आपने अपनी हिसाब से उसको, आपके ब्रेन ने अपने हिसाब से कैप्चर किया है। तो यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरी भाषा है, ऐसे मेरे ब्रेन ने कैप्चर किया है। अब हो सकता है आपको कोई और तरीका हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई केमिस्ट्री का मास्टर, कोई केमिस्ट्री की मास्टरनी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाती है, ना पढ़ाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, बोलना कॉन्सेप्ट पकड़, अपने को कॉन्सेप्ट पता है, अंग्रेज मत बना, अंग्रेज बनना हो यूएसए जा ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी भाषा में लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब होता है जेईई नीट में थ्योरी नहीं आती, कॉन्सेप्ट आता। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर कुछ छोटी मोटी और बातें बची है इस टॉपिक की, वो कंप्लीट करते हैं। नोट इट डाउन गाइस, चलो आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, इतना रब करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के फीचर्स की बात करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फीचर आता है एक्टिविटी। अब सबसे बुरी बात, सबसे गंदी बात हमारे एनसीईआरटी की है कि एक्टिविटी के बारे में कुछ अजीबोगरीब तरीके से बताया है। आप YouTube पर सर्च करोगे तो YouTube इसको कुछ और तरीके से बोलेगा। तो पहले मेरी बात समझो, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। कैटलिस्ट में इंपॉर्टेंट फीचर में एक्टिविटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कैटलिस्ट का फीचर क्या है? मृत्युंजय पंड्या का क्या फीचर है? वो चश्मे वाला आदमी आके हीरो हीरोइनों की मिमिक्री करके केमिस्ट्री पढ़ाता है। अरे तुमको समझ में आई कि नहीं? बोलो क्या बात बोली मैंने? चश्मे वाला आदमी काली टी शर्ट पहन के यूट्यूब पर आकर हीरो हीरोइनों की नकल करके केमिस्ट्री पढ़ाता है। यह मृत्युंजय पंड्या की एक्टिविटी हो गई। अब इसकी कोई डेफिनेशन होगी क्या? नहीं। वैसे ही कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। तो यही तो है। तो व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट की एक्टिविटी है, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बात खत्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। मृत्युंजय पंड्या की एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मृत्युंजय पंड्या की एक्टिविटी क्या थी? यूट्यूब पर आना, काली टी शर्ट पहनना, जिसपे खुद ही का नाम लिख रखा है, उसने खुद ही के चैनल का नाम भी लिख रखा है, जैसे लोगों को पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद वो आता है, हीरो हीरोइनों की नकल करता है, उटपटांग गाने गाता है और केमिस्ट्री पढ़ाता है। ये उसकी एक्टिविटी हो गई। लेकिन
उसकी एक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है उसके नन्हे मुन्ने बच्चों पर, उसके प्यारे प्यारे बच्चों पर, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, जो उसके वीडियोस देखकर उसकी तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं वाह सर कितनी अच्छी मिमिक्री करी, लेकिन मैसेज कमेंट टाइप करते हैं उनका मुंह ऐसा रहता है, वाह सर कितनी अच्छी मिमिक्री करी, हा 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 हा। मन में लग रहा है क्या घटिया मिमिक्री कर रहा है साला, तेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तेरे को झेल रहे, अदरवाइज तेरे को ठूसे ठूसे मारते। तो मुंह ऐसा है, वाह सर क्या मिमिक्री करी, सुपर्ब, हा हा हा, लव्ड इट। समझ में आ रही है बात आपको? भले ही आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है, अरे मेरे बच्चों को मेरी मिमिक्री बहुत पसंद आ रही है, मेरी मिमिक्री मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, सुनील शेट्टी की मिमिक्री, तो मैं और मिमिक्री करता हूं, मेरी एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक उसी तरह कैटलिस्ट की एक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? भाई कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिपेंड करेगी एड्सॉर्प्शन पे, उसके ऊपर कितने रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट द एक्टिविटी द या its activity depends upon the extent of adsorption taking place on its surface। कैटलिस्ट की सरफेस पर कितने एक्सटेंड तक, कितने हद तक एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उस पर यह चीज डिपेंड करेगी। क्या है बात समझ में आ गई? अब आप बोलते हो कि मृत्युंजय पंड्या की मिमिक्री बहुत अच्छी है, तो मृत्युंजय पंड्या ने आया और ग्रेविटी सर्कल पे मिमिक्री चालू कर दी, फुल टाइम मिमिक्री, पढ़ाना लिखाना बंद, रोज आके करके चला जाए, तो क्या वो चीज पॉसिबल होगी? फिर आप क्या करोगे? बोलोगे इसको भगाओ साले को, अनसब्सक्राइब करो इसको, गेट आउट करो, डिसलाइक करो वीडियो को, फिर अपना वीडियो डिसलाइक का नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो यहां पर भी अगर कैटलिस्ट की सरफेस पर जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो केमिस ऑप्शन हो जाए, तो यानी परमानेंट एड्सॉर्ब कर ले कैटलिस्ट, बोले हाँ रिएक्टेंट आया देखो तो परमानेंटली रोक लो, इट इज पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कैटलिस्ट किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस तो रिएक्टेंट से वन टाइम कवर हो गई, अब दूसरे रिएक्टेंट आकर उसके ऊपर अटैच ही नहीं हो सकते, और वो रिएक्टेंट भी क्योंकि कैटलिस्ट से वो जुड़ गए हैं, आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे शायद। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे दैट द एड्सॉर्प्शन शुड नॉट बी परमानेंट और strong, that is it should dissolve easily। यानी यहां पर जो डिसॉर्प्शन होगा वो कैसा होना चाहिए? इजीली हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कुछ कैटलिस्ट की बात हो गई, ये कुछ कैटलिस्ट की एक्टिविटी और उसकी एक्टिविटी के फीचर्स की बात हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? और हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि भैया जो कैटलिस्ट है, याद करो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया शानदार होना चाहिए। मतलब कैटलिस्ट जितना पाउडर्ड फॉर्म में होगा, जितने बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे, कैटलिस्ट उतना अच्छा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे द कैटलिस्ट शुड बी वेरी फाइन या वेरी फाइनली divided so as to increase its surface area, ये ऐसे बेटा क्या है? सरफेस एरिया। क्या बात समझ में आ गई? और इसीलिए देखा गया है कि ग्रुप 5 अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ग्रुप 5 में आपको बताऊं, देखो ग्रुप 1 आपका अल्कली मेटल, ग्रुप 2 आपका अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 3 में स्कैंडियम, ग्रुप 4 में टाइटेनियम, यानी ग्रुप 5 यानी कि कौन सा ग्रुप? जहां पर आपको वेनेडियम मिलेगा। ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 तक, यानी जब आप ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक जाओगे, मांगे फीस को निखिल छुप जरा, यानी कि कॉपर तक वेनेडियम से लेकर आप जैसे कॉपर तक बढ़ोगे डी ब्लॉक के अंदर, इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। मतलब वेनेडियम से ज्यादा अच्छा कॉपर
एक कैटलिस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो फाइन पाउडर्ड होने के या इसका जो फाइनली डिवाइडेड होने की जो कैपेसिटी है वो कॉपर तक आते आते बढ़ जाती। तो हमेशा ध्यान रखना ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 तक कैटालिटिक प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जाती, बिकॉज ज्यादा अच्छे फाइन पाउडर्ड के फॉर्म में ये दिखने लगते हैं। अच्छा, और ये भी किसके अंदर? ये कौन सी प्रोसेस के अंदर? हाइड्रोजिनेशन के अंदर। हाइड्रोजिनेशन के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन? किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना, किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना। वैसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन, कि किसी चीज के अंदर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर इसका एग्जांपल दे रखा है, ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ करोगे तो आप यहां पर डाल दो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो ग्रुप 11 को बिलोंग करता है, मालूम है आपको? ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं, हाँ ग्रुप 11 को बिलोंग करता है प्लेटिनम। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से वाटर बना के दे देगा। हो गया ना ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड, हाइड्रोजिनेशन। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो वेजिटेबल ऑयल, अपन ने हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में पिछली बार पढ़ा था। वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड होता है, उसमें आप निकल डाल दीजिए। निकल बिलोंग्स टू ग्रुप 10। ये फटाफट से इसको वेजिटेबल फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये अनसैचुरेटेड है, मतलब यहां पर कार्बन के अंदर हो सकता है डबल बॉन्ड हो, लेकिन हाइड्रोजन जुड़कर कार्बन को क्या कर देता है? सैचुरेट। तो ये हाइड्रोजिनेशन जैसी प्रोसेसेस के अंदर ग्रुप 5 से बढ़ते बढ़ते अगर आप ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स पर आओगे तो उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। तो दैट इज एक्टिविटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए? लिखो फटाफट, छापो छापो छापो। अरे धागा लागड़ी गड़, पानी टिम टिम गड़ा, जल्दी छापो। हो गया? चलिए, तो पहला फीचर क्या पढ़ा? एक्टिविटी। अब दूसरा फीचर पढ़ेंगे सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद सिलेक्टिविटी। अरे ओ सांभा, ई का होता है रे सिलेक्टिविटी? जल्दी बता। तो सिलेक्टिविटी, अब क्या होती है सिलेक्टिविटी? मेरी बात समझो। मान लीजिए आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस हाइड्रोजन नाम की गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। फिर मान लीजिए आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस हाइड्रोजन नाम की गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। फिर मान लीजिए आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस हाइड्रोजन नाम की गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। सर आप पागल हो गए हैं? एक ही रिएक्शन को 3-3 बार क्यों लिख रहे हैं? तो भैया यहां पर डिफरेंस समझेंगे। पहला डिफरेंस, पहली रिएक्शन में कैटलिस्ट है निकल, पहली फुर्सत में निकल। दूसरे वाले में क्या है? कॉपर विथ जिंक ऑक्साइड। और तीसरे वाले में हमारा कॉपर, सॉरी नहीं, कॉपर 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 कैटलिस्ट है कॉपर। तो क्या फर्क पड़ेगा? सर रिएक्टेंट तो सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो यहां पर आप लोगों को मीथेन प्लस वाटर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। जब कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, या क्रोमियम ऑक्साइड भी कुछ कुछ जगह लेते हैं, आप ये याद कर लो, कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर आपको मिलता है मिथेनॉल CH3OH। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और जब सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो यहां पर आपको मिलता है मीथेनल। तो ये क्या बन गया? मीथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बन गया? मीथेनॉल यानी कि मीथेनॉल। और यहां पर क्या बन गया? मीथेन। मतलब तीनों केसेस में रिएक्टेंट्स तो सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों केसेस में रिएक्टेंट्स तो सेम है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग है। और कैटलिस्ट अलग अलग होने की वजह से प्रोडक्ट भी अलग अलग हो गया। दिस शोज द सिलेक्टिव नेचर ऑफ कैटलिस्ट।
मतलब हर कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलाकर आपको अगर मीथेनॉल बनाना है तो आप कैटलिस्ट निकल डाल दो। अभी तक आप क्या सोचते बैठे थे कि निकल क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फटाफट से रिएक्ट करके मीथेनॉल बना देंगे। नहीं 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 नहीं, फटाफट से बना तो देंगे लेकिन वो क्या बना देंगे, मीथेन, क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट आपने निकल यूज किया। तो यहां पर ईच एंड एवरी कैटलिस्ट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ केमिकल रिएक्शन। और ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस करने के लिए आप लोगों को कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिखना होता है। अब आपने सोचा कि यार कोई भी कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, सामने वाले को बेवकूफ बना देंगे और अपना काम हो जाएगा। तो नहीं बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज कैटलिस्ट हैव सिलेक्टिविटी, दे आर वेरी सिलेक्टिव इन नेचर। तो यहां पर हम लोग बस एक बात, यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे दैट एवरी कैटलिस्ट is selective in nature, is selective in nature as it can only be used, as it can only be used to catalyze a selective chemical reaction। एक सिलेक्टिव नहीं, स्पेसिफिक लिखना चाहिए, स्पेसिफिक, a specific chemical reaction। guys, is that clear to you? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए, तो गाइस आज का लेक्चर थोड़ो लंबा लेक्चर हो गया है, तो इसलिए हम लोग आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस किया और इंपॉर्टेंट फीचर्स पर फोकस किया। अगली क्लास में हम लोग जियोलाइट्स की बात करेंगे, जियोलाइट्स एंड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। आज इतना पढ़ लो, इतना देख लो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि अपन उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सायोनारा, हasta la vista गाइस।